कल मैंने आप लोगों को लास्ट में क्वेश्चन दिया था, व्हाई अल्कोहल इज मिसिबल इन वाटर या सोल्यूबल इन वाटर। आप सभी को पता है जो अल्कोहल है वाटर में कंप्लीटली मिसिबल होता है, हाईली सोल्यूबल होती है। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि अल्कोहल वाटर में क्यों सोल्यूबल है। तो इसका आंसर होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर है ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Due to intermolecular hydrogen bonding between alcohol and water molecules. Between alcohol and water molecules. एक बार आप ये लिख लें बेटा, फिर समझाती हूँ इसका मीनिंग क्या है। अल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ना, आप जैसे ही अल्कोहल को वाटर में मिक्स करते हो तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिक्यूलर। कल आपको ये मैंने समझाया था। इंटरमोलिक्यूलर का मतलब क्या है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, उनके एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब बेटा एक बार मैं आगे पढ़ाने से पहले ना आप सबके नाम बता देती हूँ, कौन कौन बच्चा क्लास में है। सभी का फिर मैं नोट करूंगी आज कौन बच्चा लास्ट तक क्लास में नहीं रहता है। बेटा बहुत दिन हो गए मजाक करते हुए, अब सीरियसली पढ़ाई किया करो। अभी क्लास में है अजय, अमित, अंकित, अंतिम, अरविंद। ओके बेटा अरविंद, आप ना मंजीत सर से फोन करके चलो, मैं आपको रोल नंबर दे दूंगी। ठीक है आशु बेटा रोल नंबर लिखो। आर्यन, आशु बेटा अभी लिख रोल नंबर। चमन, दीपक, दीपक ओके, तीनों दीपक है, वेरी गुड। दीपेश, हर्षिता, दीपेश बेटा आ तो गया भाई, क्लास में खुद से आया करो, मैम मैसेज करेगी तो ही आओगे। हर्षिता, हिमांशु, ऋतिक, ज्योति, नवीन, निखिल, निशांत, पोरस, प्रिया, सचिन, साक्षी, सोनाक्षी, उज्जवल, वैष्णवी, विवेक एंड यश। अब ये सारे बच्चे मेरे माइंड में सेट हो गए कौन कौन से बच्चे हैं, एक भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। देखिए अब आगे, तो अल्कोहल मिसिबल क्यों है वाटर में, तो मैंने बताया कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब कैसे होगी वो आप देखिए। तो आप सबको पता है अल्कोहल क्या होता है, ROH। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, अल्कोहल की पहचान होती है OH, इससे मैंने कोई भी R ग्रुप जोड़ दिया। अब जब आप अल्कोहल को और वाटर को, वाटर क्या होता है H2O, तो वाटर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ HOH। ठीक है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है O एंड H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, H पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सेम यहाँ पे होगा, इस O पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। सॉरी बेटा यहाँ नेगेटिव है ये। तो अब क्या होगा आप समझ गए होंगे, जो इस अल्कोहल का ये H है और ये वाटर का O है, इनके बीच में क्या शो होगी, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ओके, शिव सेकंड क्लास में आया आज, वेरी गुड। एक बच्चा तो अभी क्लास से चला गया, कौन गया है? ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो अल्कोहल है और जो वाटर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिसिबल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ओके आयुष बेटा कुछ बोल रहे थे क्या? आयुष तो आज क्लास में है ही नहीं। शिव सकन बेटा, शिव सकन सुनाई दे रहा है? यस मैम। अच्छा बेटा चलो, आपको हम ही बोलूंगी। वैसे संडे को आपकी पीटीएम है, तो अपने पेरेंट्स के साथ जो आप लोगों को टाइम अलॉट किया गया है उसी टाइम पे आप स्कूल में आएंगे। आप अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे और अपना पूरा स्कूल बैग लेके आओगे, उसमें आपकी सारी बुक्स नोटबुक्स होनी चाहिए। ओके, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक आगे अपना। तो ये आप समझ गए होंगे, जो ये अल्कोहल और वाटर की मॉलिक्यूल है, ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना शुरू कर देते हैं, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका जो अल्कोहल है वाटर में सोल्यूबल होता है।
ठीक है, कर लिया? करें इसके आगे अब नेक्स्ट। लिख लिया ना बेटा? ये किसी ने नहीं लिखा हो तो बता दिया करो। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, although NH3 ammonia, although NH3 ammonia has low या लेस कह दो बेटा, म्यूट रखा करो, हैज लेस मोलिकुलर मास, although NH3 ammonia has less molecular mass than PH3 phosphine. Although ammonia has less molecular mass than phosphine, yet it have high boiling point. It have high boiling point. भाई जो अमोनिया है ना बेटा, अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फोस्फीन से ज्यादा क्यों होता है, जबकि अमोनिया का मोलिकुलर मास कम होता है? आप सबको पता है भाई, अमोनिया है NH3, तो N का मोलिकुलर मास कितना होता है? N का एटॉमिक मास 40, 3H का मिला के NH3 का मोलिकुलर मास कितना आया? 17। और अगर हम PH3 की बात करते हैं तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो एटॉमिक मास होता है 31 और 3 ये जोड़ा 34। तो आप बताएं NH3 और PH3 में से किसका मोलिकुलर मास ज्यादा है? PH3 का। अब जितना आपका मोलिकुलर मास बढ़ता है ना, जितना क्या बढ़ता है? मोलिकुलर मास इंक्रीज, उतना ही वांडरवाल फोर्स भी बढ़ता है। वांडरवाल फोर्स ऑल्सो इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज। बट यहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज हुआ, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो आप कहेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन है ना बेटा, क्योंकि जो अमोनिया है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या शो कर लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। ठीक है, अब हमने अमोनिया लिया NaH3, आपको पता है N और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ हर एक H पे क्या आएगा? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और इस N पे क्या आएगा? -3 लैम्डा। ठीक है, अब मैंने यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल लिख लिया H2O। H2O, तो ये आपको पता है बेटा, म्यूट कर लो जो भी है। H पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इस O पे दो क्या आएंगे? नेगेटिव चार्ज। इस H पे भी पॉजिटिव है, इस H पे पॉजिटिव, और O पे क्या है? -2 लैम्डा। तो अब आप बताइए, अमोनिया का तो N और वाटर का H, ये दोनों आपस में क्या शो करेंगे भाई? अमोनिया का तो N और वाटर का H, ये दोनों आपस में शो करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया का N और वाटर का H आपस में शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अमोनिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है फोस्फीन से। जो PH3 आपका है, इट डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। PH3 कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, सिर्फ NH3 करता है। यही वजह है कि PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम रह जाता है और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? और इसी में एक और भी क्वेश्चन हो गया कि जो अमोनिया है वो तो वाटर में सोल्यूबल है, बट फोस्फीन वाटर में सोल्यूबल नहीं है। तो आंसर क्या दोगे? क्योंकि अमोनिया और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसीलिए अमोनिया है बेटा, बंद रखा, इसलिए अमोनिया वाटर में सोल्यूबल है, बट फोस्फीन और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इसीलिए वो क्या है बेटा? इनसोल्यूबल है।
ठीक है, अमोनिया और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसीलिए ये सॉल्यूबल है। बट फॉस्फीन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसीलिए ये इनसॉल्यूबल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एक तो हमने ये क्वेश्चन कवर किया कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों हो जाता है फॉस्फीन से। हालांकि अमोनिया का मोलिकुलर मास कम था, लेकिन फिर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो रीजन मैं आपको समझा चुकी हूँ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और सेम हमने कर लिया वाटर के और फॉस्फीन के केस में। जो फॉस्फीन है ना PH3, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, इसीलिए ये वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होता और इसका बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ बेटा ये हमने 2 क्वेश्चन किए, आपको समझ में आए दोनों क्वेश्चन? बताओ, कोई डाउट है? यस मैम। किसी की कोई यस भी मैम। डाउट हो तो बोलिए। यस ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? Yes, वेरी ma'am. गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए अब आगे करते हैं। रब तो कर दो, हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद आगे हम करेंगे नेक्स्ट। हमारा टॉपिक है, करवाऊं बेटा? अगला हमारा टॉपिक यहाँ पे है विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। इसमें क्या है बेटा, अगर मैं आपको समझाऊं ना, ये टॉपिक आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में, बट थोड़ा सा आप समझो विस्कोसिटी क्या होती है। बेटा विस्कोसिटी एक ऐसा फोर्स है जो किसी लिक्विड को फ्लो करने से रोकता है। मान लो बेटा मेरे एक हाथ में वाटर है और मेरे एक हाथ में हनी है, और मैं दोनों को ऐसे फ्लो करवाना शुरू करूं, तो जल्दी कौन फ्लो करके नीचे गिरेगा? बताओ। वाटर। इससे कौन सा गिरेगा? हनी। वजह, क्योंकि जो शहद है, जो हनी है, वो काफी गाढ़ा होता है, वो विस्कस होता है, उसमें ज्यादा क्लोज होते हैं पार्टिकल, मतलब वहां पे स्ट्रोंग होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पे स्ट्रोंग होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो आपका वाटर है, वाटर के पार्टिकल बड़ी जल्दी फ्लो करते हैं, क्योंकि वाटर में कहीं ना कहीं कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो विस्कोसिटी एक ऐसा फोर्स है जो किसी लिक्विड को फ्लो करने से रोकता है। तो आप कहेंगे हनी ज्यादा विस्कस है, किससे? वाटर से। किससे? वाटर से। अब बेटा हनी विस्कस क्यों है? क्योंकि उसके पार्टिकल क्लोज क्लोज है, वो उसको धीरे धीरे फ्लो करवा रहे हैं। तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, उतना ही फ्लो करने का रेट कम हो जाएगा। फ्लो करने का रेट कम क्यों होगा? क्योंकि विस्कोसिटी बढ़ गई है। तो आप क्या कहेंगे? एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज, एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज between water, sorry, between any two molecules, जैसे ही आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, विस्कोसिटी एज वेल एज सरफेस टेंशन। बेटा गौरव हमेशा लेट आता है क्लास में। विस्कोसिटी एज वेल एज सरफेस टेंशन इंक्रीज। विस्कोसिटी भी बढ़ती है और सरफेस टेंशन भी बढ़ती है। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा आप ना सरफेस टेंशन को और समझो। क्या होता है बेटा, मेरे हाथ में वाटर है, मैं उसको फ्लो करवा रही हूँ, तो नीचे जाके गिरेगा, सरफेस पे ही गिरेगा। तो जो सरफेस का मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें एक अट्रैक्शन की पावर होती है कि वो अपने साइड मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। जो फोर्स एक्सर्टेड किया जाता है बाय द सरफेस, उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, वैसे ही विस्कोसिटी भी बढ़ेगी और वैसे ही सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। अभी आप बस इतना कर लो, फिर ये टॉपिक आगे आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर में, वहां लिक्विड स्टेट में इन टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वहां पर आप ये कर लेना। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी आपकी और रह गई है लास्ट, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी, बेटा वोलेटिलिटी का मीनिंग क्या है आप लोग समझे। वोलेटाइल का मतलब होता है जब कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस है, वो वेपर में कन्वर्ट होता हो। जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसे वोलेटाइल बोलते हैं।
ठीक है, ओके। चलो अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप उसका आंसर देना मुझे। मेरे पास बेटा 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इस टॉपिक को समझाने से पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर देना। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने भर रखा है इथेनॉल। क्या भर रखा है? इथेनॉल। और मैंने इस टेस्ट ट्यूब में भर रखा है वाटर। क्या भर रखा है? वाटर। मैंने दोनों को गर्म करना शुरू किया। जो इथेनॉल है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मैं इन दोनों को हीट करती गई और मैंने इन दोनों को कब तक हीट किया? जब तक इनका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। इथेनॉल ने कब बॉईल होना शुरू कर दिया? 78 डिग्री पे। और वाटर ने कब बॉईल होना शुरू कर दिया? 100 डिग्री पे। लेकिन मैं इन दोनों को और भी गर्म करती गई और मैंने दोनों को कब तक गर्म किया? 120 डिग्री तक। तो आप ये बताओ, जब आप इन दोनों को 120 डिग्री टेम्परेचर पे नोट करोगे तो आपको इन दोनों में वेपर्स बराबर दिखाई देंगे या बराबर दिखाई नहीं देंगे? बताओ बेटा, इन दोनों में 120 डिग्री पर वेपर्स बराबर बनेंगे या अलग अलग बनेंगे? अलग अलग। अलग 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 अलग। क्यों भाई? बताओ। अलग अलग। क्योंकि इसने तो उबलना शुरू कर दिया 78 डिग्री पे ही। 78 डिग्री पर ही इसकी तो बेटा वेपर बनने लग गए। और इसने कब बॉईल होना शुरू किया? 100 डिग्री पर। तो इसके वेपर कब बने? 100 डिग्री के बाद बने, है ना। तो आप देखो, ये तो 78 डिग्री पे उबलने लग गया था, तो इसमें ज्यादा क्या बनेंगे? वेपर। जब तक इसका टेम्परेचर 78 से 100 पहुंचेगा ना, तब तक ये तो बहुत सारे वेपर बना चुका होगा। तो अब आप बताओ, इन दोनों में ज्यादा वोलेटाइल कौन है? ज्यादा वेपर किसके बनेंगे, इथेनॉल के या वाटर के? बताइए। इथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल के। इथेनॉल। सबको ये बात समझ में आ गई? इथेनॉल। तो अब मैंने आपको ये पॉइंट क्यों समझाया? रिलेशनशिप लिखने के लिए बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी, सॉरी, एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी क्या है बेटा? एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं, ठीक है। जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतनी वोलेटिलिटी कम होगी, मतलब उतने ही वेपर कम होंगे। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था, इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट था तो वेपर यहाँ पे कम बने। लेकिन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री था, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, इसीलिए वेपर यहाँ पे ज्यादा बनेंगे। वेपर का मीनिंग वोलेटिलिटी आप मान लो। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स में होता है किसके? वोलेटिलिटी के। इस पॉइंट को जरूर लिख लेना आप लोग। समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, बताओ भी, आपको ये बात समझ में आ गई ना सभी को? यस मैम। ठीक है। Yes, तो ma'am. अब Yes. conclusion आते हैं। अब आप ये बताओ, अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा? बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो मॉलिक्यूल को और पास पास ले आएगी। मॉलिक्यूल और पास आएंगे तो ज्यादा हमें टेम्परेचर लगाना पड़ेगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो आप क्या कहेंगे? एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, साथ साथ लिख लें, एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन two molecules, force of attraction increase. Force of attraction increase. It means boiling point also increase. It means boiling point also increase. और अगर boiling point बढ़ेगा तो क्या होगा? जो volatility है वो डिक्रीज होगी। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो वोलेटिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, समझ गए? अब जिस बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में आया है ना, वो मैं एक क्वेश्चन लिखूंगी, उसका आंसर बताएंगे। आउट ऑफ H2O
and H2S. Out of H2O and H2S, which one is more volatile? H2O. More H2O. and why? H2O. ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना। H2O. H2S. जा रहे हो, थोड़ा सोचो। H2S मैम। आप थोड़ा सोचिए बेटा। हाँ, ये देखो, जो H2O है वो क्या शो करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने टिक लगाया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। बट जो H2S है दैट डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने का मीनिंग है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी क्या होगी? Decrease. Decrease. आप कंसेप्ट समझ में आ गया ना? अब इसको लिख लो आप। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं हुई तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज, तो वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वोलेटिलिटी इंक्रीज। Increase. ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कर ले बेटा आप। ठीक है, हो गया ये। तो भाई इसी के साथ बेटा जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये टॉपिक भी आपका पूरा हो गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एक पॉइंट और लिख ले, यहाँ पे जो वाटर है ना उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। जो वाटर आपका है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप इस टॉपिक को नोट करें। फिर नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट का। ये रब कर दो बेटा, हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये काफी लेंथी चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक बनता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग पूरा ढंग से अच्छे से तैयार करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये पूरा आपका। तो इसके बाद अब बेटा हम नया टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। डाल लो हेडिंग, डाइपोल मोमेंट। बेटा ये टॉपिक करवाना तो मुझे पहले था लेकिन स्किप हो गया, ध्यान नहीं रहा, इसीलिए अब करवा रही हूँ। जो डाइपोल मोमेंट है इसका क्या काम है, क्यों ये यूज होता है? सो डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड। बेटा कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, कंटिन्यू क्लास लेंगे, आपको टॉपिक समझ में आएगा अगर आप लोग शुरू से देखोगे तो। डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड टू फाइंड परसेंट ऑफ ionic character, to find percent of ionic character in covalent compound। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है फिजिक्स में थोड़ा बहुत? बोलो बेटा। Yes मैम। किया है ना? ठीक है, तो कि उस टॉपिक का यहाँ यूज होगा थोड़ा सा। तो डाइपोल मोमेंट जो है इसका काम क्या है? इसका काम ये है, इट फाइंड आउट द परसेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड। बेटा साथ में ये भी बताता है कि कोई भी कंपाउंड है वो पोलर है या नहीं है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द
polarity and non-polarity character. It is also used to find out the polarity and non-polarity character. मतलब आपको ये बताना है कि कोई भी कंपाउंड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो उसको हम कैसे बता सकते हैं? बाय द कंसेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट. अब कोई भी कंपाउंड है वो पोलर कब होगा? When two atoms have difference in their electronegativity. When two atoms have difference in their electronegativity. बेटा सुभाष सर नहीं आए क्लास में. प्रिया बेटा एक काम करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे अटेंडेंस का भी? यस मैम. ओके बेटा ले लेना भी. तो पोलर कंपाउंड क्या होगा? जब दो एटम के बीच में डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. When two atoms have difference in their electronegativity. और कोई भी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल में HF, HCl, HBr, HI. आपको पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में जो फ्लोरीन है ना, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो फ्लोरीन एटम पे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे आएगा पॉजिटिव डाइपोल. ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग पोल आए, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ये कंपाउंड कैसा है? फ्लोरीन, सॉरी पोलर. ऐसे H और Cl को आप देखो, आपको पता है जो क्लोरीन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. इसका मीनिंग है जो क्लोरीन है ना वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है. तो क्लोरीन पे चार्ज नेगेटिव डाइपोल आएगा और H पे पॉजिटिव. ऐसे HBr में देखो H पे पॉजिटिव डाइपोल, Br पे नेगेटिव. HI में देखो H पे पॉजिटिव और I पे नेगेटिव. तो आप देख रहे हो इन सभी में दो दो आपके क्या है? पोल्स आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यही आपका पोलर होता है. ठीक है, और नॉन पोलर का मतलब क्या है? when two atoms have same electronegativity. When two atoms have same electronegativity. जब दो एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिया Cl2, हमने लिया Br2, हमने लिया I2, Cl2 लिया, Br2 लिया, I2 लिया. अब इन सब में आप देखो दोनों एटम क्लोरीन के हैं. अब जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है उतना ही ये है. मतलब जितना ये क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही ये क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा. तो दोनों में कुल मिला के कहीं पे कोई डाइपोल नहीं आएगा, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना कहीं पे नेगेटिव चार्ज आएगा. तो किसी पे कोई भी पोल नहीं आएगा. इट मीन्स ये कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर. कंपाउंड कैसा होगा? नॉन पोलर. तो बेटा बताओ आपको ये समझ में आया? यस मैम. ठीक है, मैम. तो रब कर दूं ना, ये पेज हो गया? यस मैम. ओके, अब इसके आगे आप देखिए. अब इसके आगे हम करेंगे जो डाइपोल मोमेंट है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही करेंगे इसकी. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी. डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या है? कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है. इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. बेटा इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं. ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कई बार P से भी और कई बार U से भी. वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर वेक्टर लगा दिया, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है. कॉमनली तो हम इसको U से ही लिखते हैं. अब मैं आगे बार बार वेक्टर नहीं लगाऊंगी, बट क्वांटिटी ये वेक्टर ही है. ठीक है, तो ये इसके सिंबल है. ओके, अब इसके बाद बेटा आगे जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, मान लो ये हमारे पास एक एटम है H और Cl. तो आप सभी को पता है H और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू H. तो क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव डाइपोल और H पे आएगा पॉजिटिव डाइपोल. तो जो आपका डाइपोल मोमेंट है उसकी हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे एक एरो से करते हैं बेटा. ठीक है,
ये डायरेक्शन इसकी ऐसी होगी, इसमें डायरेक्शन है ना बेटा, मैग्नीट्यूड भी है, तो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की ऐसे होगी। जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना उसकी तरफ तो हेड होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ टेल होगी। ओके, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन है किसकी, डाइपोल मोमेंट की। इट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या डायरेक्शन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तक। ओके, या दूसरा आप ये कह सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जिसको ये लेस मोर समझ में नहीं आता हो वो ऐसे कर सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हमेशा ये डायरेक्शन आप दिखाओगे डाइपोल मोमेंट की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ हेड होगा। ओके, समझ में आया, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कई बार बेटा ऐसा भी होगा, कोई एक एटम होगा और उसके पास लोन पेयर होगा। मान लो ऐसा है, ये एक एटम है ए, ठीक है, ये एक एटम है ए और इस पर ये एक लोन पेयर है, इस पर ये एक क्या है, लोन पेयर है। तो इस केस में आप डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, इस तरीके से, एटम टू लोन पेयर। डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एटम से लोन पेयर की तरफ होगी। तो ये आपकी डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की। ठीक है, आया आपको समझ में ये? यस मैम। हो गया तो Yes, ma'am. ठीक है, हो गया तो रब कर दो बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ये नोट डाउन कर लो हर एक पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट का। अब इसके बाद इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाउ कैन वी कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। तो फॉर्मूला है U इक्वल टू Q इंटू डी, U इज इक्वल टू Q इंटू डी। तो आपको पता है U का मीनिंग यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। Q का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, चार्ज ऑन एनी वन एटम या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। Q क्या होगा, चार्ज ऑन एनी एटम। और D का मीनिंग क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। D का मीनिंग क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये है हमारे पास H और Cl। आपको पता है Cl पे नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज। तो Q तो आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। और D आपका क्या है कि H और Cl के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो बॉन्ड लेंथ, वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बोलो, दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये सारे आपके क्राइटेरिया है। अब इन सब की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी को चेक करेंगे। अब बेटा आप देखो, इस H एटम पे अपना खुद का पॉजिटिव डाइपोल है, इस Cl एटम पे अपना खुद का पॉजिटिव डाइपोल है। लेकिन अगर हमें किसी कंपाउंड का पूरे की पोलैरिटी चेक करनी है तो वहां हम इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट नहीं देखेंगे, वहां हम नेट डाइपोल मोमेंट देखेंगे कि H एटम का नेट डाइपोल मोमेंट क्या है और Cl एटम का नेट डाइपोल मोमेंट क्या है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे बताओ, टू चेक द पोलैरिटी, टू चेक द पोलैरिटी ऑफ ए कंपाउंड, कि कोई भी कंपाउंड है वो पोलैरिटी है या नहीं है, तो वहां हम क्या निकालेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट। किसी भी कंपाउंड की पोलैरिटी किससे चेक होगी, हमें उस पूरे कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, नेट डाइपोल मोमेंट, ना कि इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट, नॉट इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट। बेटा इंडिविजुअल मींस H का अपना खुद से अलग कोई डाइपोल मोमेंट है, Cl का अपना खुद से अलग है, लेकिन हमें अलग अलग एटम का डाइपोल मोमेंट नहीं देखना है, हमें पूरे मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट देखना है, क्योंकि हमें पूरे मॉलिक्यूल की पोलैरिटी चेक करनी है कि वो पोलर है या नहीं है। ठीक है, अब बेटा इसके बाद आप आगे लिखिए, जो आपका नेट डाइपोल मोमेंट है, वैसे टाइम होने वाला है पर चलो 2 लाइन और कर देती हूँ, हो जाएगी।